अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज हमारा टारगेट है रेवेन्यू। रेवेन्यू का जो कोर प्रिंसिपल है, बेसिकली पहले क्या होता था, पहले ये IAS 18 होता था। इसमें रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना आसान होता था, लेकिन जैसे जैसे ज़माने में रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं, जैसे जैसे बिज़नेस की नेचर चेंज हो रही है, तरीक़ाकार मेथडोलॉजी चेंज हो रही है, तो उन्होंने स्टैंडर्ड को अपडेट किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें 5 स्टेप मॉडल दिया। वो कहते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में ये 5 स्टेप्स जब पूरे होंगे देन आप उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। रेवेन्यू में पता है, लेट्स से कि मैं एक सुपर स्टोर चलाता हूँ, मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो चीज़ ख़रीदता है, यानी कि हम दोनों ने एट द स्पॉट एक कॉन्टैक्ट किया। मेरी ड्यूटी क्या थी, मैंने उसे चीज़ देनी है, उसकी ड्यूटी क्या थी, उसने चीज़ के अगेंस्ट पैसे पे करने, कंसिडरेशन पे करनी है। तो कस्टमर और रेवेन्यू, कस्टमर आएगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि मैं जिस चीज़ का बिज़नेस करता हूँ, मैं जिस चीज़ जो एक्टिविटीज़ करता हूँ, उसके लिए कस्टमर आएगा, मुझसे वो चीज़ें परचेज़ करेगा, मुझे पैसे देगा, मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो वो सुपर स्टोर पे भी आया, उसको भी एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा 5 स्टेप का। सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना। इनको हम 1 बाय 1 भी देखते हैं डिटेल में। वही मेन चीज़ है कि जब आपके पास वो बंदा आया, आपके पास टेबल पे बैठा आपके साथ, तो दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट बना, दोनों ने एक दूसरे की ड्यूटीज़ लिखी और टाइमलाइन लिखा। इसका मतलब है दोनों के अंदर, दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। देन उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ए की क्या ड्यूटी है, पार्टी बी की क्या ड्यूटी है। देन उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जब एक पार्टी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगी तो दूसरी पार्टी कितनी कंसिडरेशन पे करेगी, ट्रांजैक्शन प्राइस। कभी कभी ऐसा होता है, लेट से मैं कहता हूँ जी 1 लाख रुपया मैं लूँगा इस काम का, उस काम में 3-4 चीज़ें हैं, तो हर ड्यूटी के ऊपर उस प्राइस को एलोकेट करना होता है। फिर वो काम 4 ड्यूटी जब जैसे जैसे परफॉर्म होंगी वैसे वैसे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो ये हमारा 5 स्टेप मॉडल है। इनको हम देखते हैं डिटेल में 1 बाय 1। कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो मेन चीज़ है, एक पार्टी है, एक पार्टी बी है। इसने अपना क्या काम करना है, इसकी ड्यूटी, इसका राइट है, इसकी ड्यूटी, इसका राइट है। यानी कि जब दोनों पार्टी टेबल पे एक साथ बैठी, उन्होंने डिसाइड किया आपस में, मतलब कस्टमर आया, जो कंपनी है उसके साथ बैठा कि यार मुझे 4 AC चाहिए, मुझे इसकी मेंटेनेंस सर्विस चाहिए, मुझे इसको इंस्टॉल करवाना है, 3 काम है। इसका मतलब पार्टी ए की ड्यूटी है AC प्रोवाइड करना, उसको इंस्टॉल करवा के देना और मेंटेनेंस ओवर द टाइम करते रहना। ये इसका राइट हो गया। ओके, इसकी ड्यूटी क्या है, उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन पे करना, ये इसका राइट हो गया। और इसके ऊपर एक ख़ास टाइम डिसाइड किया जाता है कि ये इतने टाइम में हो जाना चाहिए। इसमें चेंजेस भी बाद में कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का थीम ये होता है कि 2 पार्टीज बैठती हैं, एक की ड्यूटी दूसरे का राइट, दूसरे की ड्यूटी पहले का राइट, और इसको एक ख़ास टाइम पे परफॉर्म करना होता है। इसको हम कहते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हम बात कर रहे हैं 5 स्टेप मॉडल की, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि यार कॉन्ट्रैक्ट है ये और इसने हमें रेवेन्यू तक लेकर जाना है। ओके, इसका मतलब ये तो एक आ गया नॉर्मल प्रोसेस में। कभी कभी ऐसा होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर वो कहता है सिंपल, नंबर 1, एक पार्टी ने काम करना है, दूसरी पार्टी ने पे करना है। जिस दिन ये दोनों काम हो जाए उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा,
फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई होगी, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई होगी, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेशन ऑफ प्राइस होगी, फिर रेवेन्यू बुक होगा। वो तो एक पूरा प्रोसेस चलेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इसका मतलब पूरा प्रोसेस चल ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है तो इसमें सिर्फ दो काम है, एक पार्टी ने एक अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उसके अगेंस्ट दूसरी पार्टी ने पेमेंट करनी है। जैसे जिस दिन ये दोनों काम, पहले कोई भी हो जाए, जिस दिन दोनों काम हुए उस दिन हम रेवेन्यू बुक कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल नो कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है, दोनों पार्टीज आपस में बैठती हैं, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाती, टर्म्स एंड कंडीशन तय नहीं कर पाती, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन रखी जाती है कि कोई भी इसको कैंसिल कर सकता है, इसका भी मतलब है नो कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी वक्त कोई भी कैंसिल कर दे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी यार 10 कारें बना दो, और वो कारें बनाने के करीब हो, और मैं कहूँ जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसमें भी क्या है, नो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी यही रूल लगेगा। अच्छा, इस नो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई एडवांस वगैरह दिया हुआ है तो वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि वो आपकी इनकम बन गई, वो आपकी इनकम बन जाएगी। अगर चीज़ें पूरी नहीं होती तो आपकी इनकम ही है। तो ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की कुछ चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं आगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली 3 पार्ट है। एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अगली चीज़ पे हम चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे नीचे एक क्रक्स लिखा हुआ है, इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि यार 2 पार्टीज बैठे, दोनों पार्टीज के दरमियान तय हुआ कि आप ये काम भी करेंगे, ये काम भी करेंगे। ये हम बात कर रहे हैं। पहले एक चीज़ का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि मिस्टर ए एक बंदा है, वो एक्स के साथ बैठा है और वाई के साथ बैठा है, ये 2 अलग अलग पार्टी हैं। जब पार्टी सेपरेट होंगी, पार्टी सेपरेट होंगी, वो तो डेफिनेट सी बात है लीगली अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, डेफिनेट सी बात। भाई मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक पार्टी के साथ बैठ के डील करता हूँ, फिर मैं दूसरी पार्टी के साथ बैठ के डील करता हूँ, ये दोनों मेरे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। हम जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे या मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, वो सेम पार्टी के साथ होगी, सेम पार्टी के साथ होगी। सेम पार्टी के साथ हम कह रहे हैं कि हमने उसे 2 काम करके देने हैं, वो 2 काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये 2 अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। मैंने एक ही पार्टी के साथ 2 अलग कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। या वो इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट से ये मुराद है, फॉर एग्जांपल मैं एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ कॉन्टैक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये दीवार बनानी है, नंबर 1 ये एक ड्यूटी होगी, नंबर 2 आपने मुझे ईंटें भी देनी है। अब देखना पड़ेगा क्या ये दोनों काम इंटरडिपेंडेंट है। भाई दीवार उस वक्त बनेगी जब ईंटें आएंगी, इसका मतलब दीवार बनना डिपेंडेंट है ईंटों पे। फिर मैं एक पार्टी के साथ और कॉन्टैक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे आपने एसी देना है, आप मुझे रेफ्रिजरेटर देना है। अब एसी रेफ्रिजरेटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, रेफ्रिजरेटर एसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। यानी कि एक ही कस्टमर के साथ अगर मैं मल्टीपल चीज़ों की बात करता हूं और वो मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल ड्यूटीज़, मल्टीपल टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, जैसे मैंने दीवार और ईंटों की बात की, तो वो पैकेज के तौर पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगा। अगर वो नहीं है तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगा। इसका मतलब है एक पार्टी के साथ मेरे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हम चलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को हम 3 एंगल से देख सकते हैं। एक मेरे पास है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, एक है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एक है मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं।
मैं कहता हूं मैं एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, 50 यूनिट्स की बात हुई है 10 रुपए पे, इसका मतलब हम दोनों का 500 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसमें से 30 चली गई हैं, बाकी बैलेंस कितनी रह गई हैं? 20। उसको ये चीज़ें बड़ी पसंद आई हैं, उसने कहा यार मुझे 10 आइटम्स और चाहिए। अब देखना ये है कि पहले मेरा उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसको 10 मजीद यूनिट चाहिए। ये 10 मजीद यूनिट उसे मार्केट रेट में मिले हैं या स्पेशल रेट में मिले हैं? स्टैंड अलोन प्राइस इसके लिए यूज होगा वर्ड, इसका मतलब होगा मार्केट रेट। उसको वो यूनिट अगर मार्केट रेट पे मिले हैं तो भाई ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर स्पेशल रेट, लेट से आज वो 10 रुपए का दे रहा है, मुझे उसने 8 रुपए का दे दिया, मार्केट से कम पे उसने मुझे वही आइटम दे दी, यानी कि मैं उस आइटम की बात करूं जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ मेरा पहले चल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा पहले उसके साथ चल रहा है, उसमें से उसने कुछ यूनिट्स मुझे डिलीवर भी कर दिए हैं। 50 में से 30 उसने डिलीवर कर दिए, 20 अभी उसने डिलीवर करने हैं। मैंने उससे 10 की और डिमांड कर दी। अब ये 10 क्या स्टैंड अलोन प्राइस मार्केट रेट पे मिले हैं या स्पेशल रेट पे मिले हैं? अगर स्पेशल रेट पे मिले हैं तो मुझे इसी कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर अलग स्पेशल रेट नहीं है, मार्केट का रेट है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अलग कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करूँगा। अब मैंने मॉडिफाई, अगर अलग है 10 रुपये का 10 रुपये के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, जो जो मैं परफॉर्म करूँगा वो मैं उसका रेवेन्यू बुक करता रहूँगा। लेकिन अगर हमने इसको मॉडिफाई करना, तो जितने पड़े हुए हैं उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करें, जो नए आए हैं उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करें, 280 30, 280 को 30 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा, अब जो भी यूनिट डिलीवर होगा, क्यों हो गया, ये प्राइस मेरी बन रही है 9.33। अब जो भी यूनिट डिलीवर होगा उसका रेवेन्यू 9.3 पे रिकॉर्ड होगा। तो अगेन मैं बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, कॉन्ट्रैक्ट में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया है। नंबर 1 सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 मल्टीपल, नंबर 3 मॉडिफिकेशन। यहां पे हमने नो कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कस किया है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, 2 पार्टीज आपस में बैठी, एक दूसरे की ड्यूटीज तय हुई, प्राइस तय हुई, टाइम तय हुआ, ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, एक बंदा, 2 पार्टीज आपस में बैठी, मैंने 2-3 काम करवाना, अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो वो पैकेज के तौर पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं जी, हम आपको मोबाइल देंगे, साथ सिम देंगे, सिम के अंदर मिनट्स भी देंगे, तो वो एक पैकेज के तौर पे आ जाता है। मॉडिफिकेशन, आप 2 पार्टीज आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट को चला रही हैं, जो सर्विस ले रही है, प्रोडक्ट खरीद रही है, उसको वो चीज़ इतनी पसंद आती है, वो एक्स्ट्रा चीज़ों की डिमांड कर देती है। अब एक्स्ट्रा चीज़ें अगर तो स्पेशल रेट पे हैं तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसको मॉडिफाई करेंगे। अगर वो स्टैंड अलोन प्राइस मार्केट रेट पे हैं तो क्या करेंगे, आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट। अब हम चलते हैं, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वेरी सिंपल, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ें परफॉर्म करनी, इसके लिए आपको एंड पे जो मैंने क्रक्स दिखाया है, सिर्फ ये ज़रूरी है समझने के लिए, अगर आप ये समझ लेते हैं
तो क्या हो जाएगा, वो कहता है दोनों पार्टीज बैठी आपस में, जिस एक पार्टी ने सर्विस प्रोवाइड करनी है और दूसरी पार्टी ने सर्विस लेनी है। जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड करनी है, पहली बात तो ये समझें, पार्टी ए बी, लेट्स से कि 1 2 3 ये ड्यूटीज है। ये ध्यान में रखें कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा ड्यूटीज हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, हमने देखना है कि क्या इनमें से कोई ड्यूटी ऐसी है जो एक साथ जिसका बेनिफिट लिया जा सकता है। अगर तो उनका बेनिफिट एक साथ लिया जा सकता है तो उसको हम कहेंगे कि वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। बेसिकली हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम ड्यूटी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ड्यूटी को, यानी कि एक पार्टी ने क्या परफॉर्म करना है। जो प्राइस होती है कॉन्ट्रैक्ट की उसको हमने ड्यूटी वाइज अलग अलग करना होता है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में 5-7 ड्यूटीज हैं तो हमें उस प्राइस को उन ड्यूटीज पे तोड़ तोड़ के रखना कि जब वो ड्यूटी परफॉर्म हो उसका रेवेन्यू बुक हो जाए। तो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज कितनी है। अगर तो 2 ड्यूटीज का बेनिफिट एक साथ लिया जा सकता है फिर हम कहेंगे कि ये एक ड्यूटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वही दीवार वाली एग्जांपल आगे कंटिन्यू करता है। अब दीवार बन गई, मैं उसको कहता हूँ कि यार दीवार के ऊपर पेंट करना है और प्लस्तर भी करना है। तो अब वो प्लस्तर करेगा तो पेंट होगा। इसका मतलब मैं पेंट और प्लस्तर का बेनिफिट एक साथ ले सकता हूं, क्योंकि अगर पेंट नहीं होगा तो बेनिफिट ही खत्म हो गया। इसका मतलब वो एक ड्यूटी है। हम ड्यूटीज एक अलग अलग या इकट्ठे करके क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जितनी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होगी वो हर ड्यूटी पे तोड़ के रखी जाएगी कि जैसे वो ड्यूटी परफॉर्म उसका रेवेन्यू बुक कर लें। तो अगर उनका बेनिफिट एक साथ लिया जा सकता है तो हम कहेंगे कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर एक साथ नहीं लिया जा सकता तो वो अलग अलग हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं। इनको देखना इसलिए ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है उसने इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के हिसाब के साथ चलना है। ये हमारे पास ड्यूटी है, ये बड़ा आसान होता है। लेकिन ये चीज़ देखनी पड़ेगी क्या 2-3 ड्यूटीज मिलके एक ड्यूटी बना रही हैं। हमने नेट करके देखना है कि हमारी ड्यूटीज कितनी हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे मेन है ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करना। मैं यहां पे क्रक्स लिखता जाता हूं। पहला था हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सिंपल, मल्टीपल, मॉडिफाइड। दूसरे नंबर पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, सिंगल या मल्टीपल। तीसरे नंबर पे है ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस इज द मेन थिंग जो इन 5 स्टेप्स में आपने देखनी है। ये हमारे पास समझेंगे वो बन जाएगा क्रक्स कि हमें पता क्या होना चाहिए। ओके, ट्रांजैक्शन प्राइस, 2 पार्टीज बैठी, उन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। पार्टी ये कहती है जी मैं फलाने फलाने काम करूंगी, आपने इस काम के अगेंस्ट हर ड्यूटी के अगेंस्ट इतने इतने पैसे देने हैं। वो जो पैसे देने हैं उसको डिटरमिन करना एक साइंस है जिसके लिए हम बात करें ट्रांजैक्शन प्राइस। इसमें पहला क्या है? नॉन कैश। नॉन कैश फॉर एग्जांपल आप जाते हैं मार्केट में, आपने एक मोबाइल खरीदा। मोबाइल आपने खरीदा, आपने मोबाइल के अगेंस्ट पैसे दिए। अब ज़रूरी तो नहीं है कि कुछ भी दुनिया में काम होगा तो उसके अगेंस्ट पैसे दिए जाएंगे। आप शेयर्स दे सकते हैं, आप बॉन्ड्स दे सकते हैं, आप डिबेंचर्स दे सकते हैं, आप गोल्ड दे सकते हैं। यानी कि अदर देन कैश भी कोई चीज़ जा सकती है। अगर अदर देन कैश कोई चीज़ हो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू पे। आज उस चीज़ की वैल्यू है 100 रुपया।
अब मैंने एक चीज़ को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, फिर साल के बाद उसको देखूंगा क्या उसकी फेयर वैल्यू कम या ज़्यादा हुई है। अगर फेयर वैल्यू कम या ज़्यादा हुई तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ थी, साल के एंड पे 110 की होगी, तो एसेट 10 से बढ़ गया और 10 की मुझे इनकम हो गई है। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन फेयर वैल्यू पे मैं रिकॉर्ड करूंगा इसको, और इसका जो गेन लॉस है ईयर एंड पे वो भी मैं कैलकुलेट करूंगा। तो ये नॉन कैश कंसिडरेशन सबसे आसान वाली हो गई। अब हम चलते हैं आगे, गेम स्टार्ट होगी अब। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, इसका थीम ये है, आज मैं खड़ा हूं 1/1/20 पे। आज मैं खड़ा हूं 1/1/20 पे और एक डेट है 31/12/22। इसका मतलब ये ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा हो गया। हमें पता है जब ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा होता है हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। अब 1 साल से ड्यूरेशन 2 सिनेरियो में ज़्यादा हो सकता है। पहले हम सिनेरियो 1 डिस्कस करते हैं। सिनेरियो 1 है सेल्स मेड बट अमाउंट रिसीवेबल। आज 1/1/20 पे मैं सेल कर देता हूं। अगर नॉर्मली मैं एंट्री करता तो मेरी ये एंट्री होती है, अभी भी यही एंट्री होगी। प्रॉब्लम क्या है, सेल्स मेड बट अमाउंट रिसीवेबल, लेकिन ये अमाउंट जो रिसीवेबल है वो 1 साल के बाद मिलनी है, हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। अगेन अगर सिंपल अमाउंट रिसीवेबल होती, मैंने उधार पे दी होती और साल के अंदर आता, तो रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट ओके। लेकिन अगर ये अमाउंट 1 साल के बाद लेनी है तो मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब जब रेवेन्यू आएगा इसके साथ ही एंट्री होगी। स्टॉक को लेकर अगर है, स्टॉक को लेकर, क्योंकि इसके साथ आपका स्टॉक भी आउट होगा, आपका स्टॉक भी आउट होगा। तो ये हमारी होगी पहली एंट्री, रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो पैसे मिलने हैं यहां पे वो है 120। आज मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेता हूं, ये हुआ 100। इसका मतलब मैंने ये एंट्री 100 से की है। अब मुझे हर साल पे इसको अनवाइंड भी करना है। मैं रिसीवेबल बढ़ाऊंगा और P&L में, यानी कि अनवाइंड मीन उसको पहले साल बढ़ाऊंगा, उसको दूसरे साल बढ़ाऊंगा इसी एंट्री के साथ। यहाँ पे मेरा रिसीवेबल पहुंच जाएगा 120, क्योंकि आज उसको सेल किया, मुझे 2 साल के बाद 120 मिलने हैं। आज अगर उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे 100 पे रिकॉर्ड कर लूँ तो मुझे इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा के उस अमाउंट पे जाना पड़ेगा। जब वो टाइम आए वो अमाउंट उतनी हुई पड़ी हो, मैं रिसीवेबल क्रेडिट करूँ और उसे 120 से पहले लूँ। इसको अनवाइंडिंग कहते हैं। ये आप लोगों ने QM में भी पढ़ा होगा। तो पहला सिनेरियो हमारा है ये, रिसीवेबल को बढ़ाते रहेंगे और एंड पे जब पैसे देगा तो रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे। अब यहां पे एक चीज लिखी हुई है, रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये चीज समझें, अगर तो पैसे लेने के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है तो वो रिसीवेबल होता है, लेकिन अगर उसने कोई कंडीशन लगा दी तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट रहेगा, और जब ये कंडीशन खत्म होगी तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट कन्वर्ट होके रिसीवेबल में बन जाएगा। तो इस सिनेरियो में चीजें दे दी हैं, पैसे 2 साल के बाद मिलने हैं, यानी कि 1 साल के बाद पैसे मिलने हैं, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू पे एंट्री करनी पड़ेगी। हमें 2 साल के बाद 120 मिलने हैं, आज 100 पे एंट्री की, मुझे इसको अनवाइंड करना पड़ेगा जितने टाइम पे हम खड़े हैं। हम 2 साल इसको अनवाइंड करेंगे, 120 पे आएगा। रिसीवेबल क्रेडिट बैंक डेबिट, यानी कि जब मैं उस टाइम पे जाऊं तो मेरा ये रिसीवेबल 120 पे पहुंच चुका हो। फिर मैंने बताया रिसीवेबल के ऊपर अगर इसके ऊपर कोई कंडीशनल है तो कंडीशन है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करेंगे, अगर कंडीशन नहीं है तो हमने रिसीवेबल डेबिट करना है। पहला सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो, दूसरे सिनेरियो देखें,
सेल्स नहीं हुई, पैसे ले लिए। इसी सिनेरियो को लेकर चलते हैं, इसी डेट्स को लेकर चलते हैं। हमारा तय होता है कि यार 2 साल के बाद आपको मैं स्टॉक दूंगा, वो होगा 120 का, मुझे पैसे आज दे दो 100, यानी कि आज मैंने 100 रुपया ले लिया, बैंक मेरा हो गया डेबिट। अब मैंने उसे कुछ नहीं दिया तो मेरी लायबिलिटी क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। पहला सिनेरियो था मैंने चीज़ें दे दी, पैसे अभी आने हैं। यहां पे पैसे मैंने ले लिए, चीज़ें अभी जानी है। वहां पे चीज़ें दे दी हैं, पैसे आने हैं। यहां पे पैसे आ गए हैं, चीज़ें अभी देनी है, ये वाइस वर्सा है। ओके, वहां पे पैसे आने हैं, 2 साल बाद मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेता हूं। यहां पे पैसे आज ही आ गए, आज ही उसकी वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 100 पे एंट्री हो जाएगी। अब चूंकि मैंने उसे 2 साल बाद 120 रुपए का स्टॉक देना है, 2 साल बाद 120 रुपए का स्टॉक देना है, तो इस 100 को जो लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी आज मैंने 100 पे रिकॉर्ड की है, इसको बढ़ा के मुझे 120 पे ले जाना पड़ेगा। सेम लाइक जैसे हमने पिछले सिनेरियो में किया। मैं इसको अनवाइंड करूंगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट होगा, और जब मैं दूसरे साल के एंड पे पहुंचूंगा मेरी लायबिलिटी 120 पे हो गई है। अब मैं लायबिलिटी को करूंगा डेबिट और मेरा स्टॉक हो जाएगा क्रेडिट, मतलब रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा, और उसके साथ हमें पता है कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री भी आ रहा होगा। तो पहला सिनेरियो है, हमने सेल कर दी है, पैसे आने हैं और 1 साल के बाद आने। अगर 1 साल के अंदर आएंगे तो सिंपल रिसीवेबल, 1 साल के बाद आएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू लेकर रिसीवेबल। फिर जिस दिन पैसे आने हैं, मैंने आज जो प्रेजेंट वैल्यू पे वैल्यू बुक की है उसको मैं अनवाइंड करूंगा, ताकि उसी दिन जब मैं पहुंचूं तो जितने मुझे पैसे मिलने हैं वो रिसीवेबल उस अमाउंट पे पहुंच जाए। रिसीवेबल क्रेडिट करूंगा और बैंक डेबिट कर दूंगा, और दरमियान का जो टाइम है जिसमें अनवाइंड नहीं कर रहा हूँ, रिसीवेबल डेबिट होता रहेगा, इनकम क्रेडिट होती रहेगी। इसी तरीके से मैंने पैसे ले लिए, स्टॉक नहीं दिया, इसका मतलब वहां पे मेरा रिसीवेबल था, यहाँ पे मेरा लायबिलिटी है। इस जैसे रिसीवेबल को अनवाइंड किया, इसी तरीके से लायबिलिटी को अनवाइंड करेंगे। यहाँ पे रेवेन्यू नहीं था, यहाँ पे रेवेन्यू था। जिस वक्त रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री की एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया क्या, कि हमने अगर टाइम ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा हो तो उसको कैसे हैंडल करना है। ये हमारा सेकंड सिनेरियो हो गया। सिग्निफिकेंस फाइनेंसिंग कंपोनेंट, टाइम वैल्यू इसको लिख लें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब हम चलते हैं तीसरे एरिया पे। किधर है माओ? थर्ड हमारा पार्ट है पेएबल टू कस्टमर। तीसरा हमारा पार्ट है जी पेएबल टू कस्टमर। मैं एक जाता हूँ इम्तियाज़ स्टोर पे, कारफोर पे, जलाल सन्स पे, अल फतह पे, मल्टीपल इस तरह की जो सुपर स्टोर्स हैं, मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने शॉपिंग की, मतलब 1000 रुपये की शॉपिंग की। उन्होंने कहा जी 1000 रुपये पे आपको 1% लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। बड़ा कॉमन सा सिनेरियो है, नॉर्मल सा सिनेरियो, 1% लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, और उन लॉयल्टी पॉइंट्स के अगेंस्ट आप अगली दफ़ा जब आएंगे आप पैसे भी ले सकते हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब ये देखें कि मैं जिसको लॉयल्टी पॉइंट्स मिले वो तो जाके शॉपिंग कर लेगा, मैं जो सुपर स्टोर चला रहा हूँ मैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करूँगा? क्या वो सारे का सारा 1000 मेरा रेवेन्यू हो गया है? क्या हमने देखना है? ओके, ये इस तरह की चीज़ें इसमें हमने देखनी है। नंबर 1, आज मुझे 100 रुपया मिला, उसने जो शॉपिंग की उसने पैसे उस वक्त तो पूरे दे दिए। ओके,
लेकिन जितने परसेंट मैंने लॉयल्टी पॉइंट का क्राइटेरिया रखा है वो मेरा रेवेन्यू नहीं है। क्यों? लेट्स से मैंने इसके ऊपर 5% रखा है, 5% मैंने क्राइटेरिया रखा है कि कोई भी मुझसे कितनी भी शॉपिंग करे 5% मैं उस पर क्या करूंगा, मैं लॉयल्टी पॉइंट्स रखूंगा। और ये लॉयल्टी पॉइंट्स जब आप अगली दफ़ा आएंगे या आप उससे चीज़ें खरीद सकते हैं या आप उसके अगेंस्ट कैश ले सकते हैं। तो इसका मतलब है अभी मैं 100 रुपया ले रहा हूं, इसमें मैंने अपनी एक लाइबिलिटी बना ली कि ये अगली दफ़ा आ सकता है। तो मैं पैसे तो सारे मिले हैं, वो पूरा डेबिट करूंगा, लेकिन रेवेन्यू मेरा पूरा नहीं है, उसमें से मैं कुछ हिस्सा निकाल के लाइबिलिटी में डाल दूंगा क्योंकि ये मुझे पे करना पड़ सकता है। पहली बात। अब देखें, अगर लाइबिलिटी मैंने 100, रेवेन्यू मैंने 100 से 95 कर दिया, 5% कम कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल को भी मुझे 5% कम करना पड़ेगा। जितना ऊपर प्रोपोर्शन कम होगा उतना कॉस्ट ऑफ सेल कम होगा। राइट टू रिकवर एसेट, टेम्परेरी एसेट हमने बनाना होता है कि अगर वो लॉयल्टी पॉइंट्स वाला नहीं आता, हम इसको निकाल के दोबारा कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें। तो एक टेम्परेरी एसेट है जो हम कॉस्ट ऑफ सेल की जगह पे आर्जी तौर पे बना रहे होते हैं। तो थीम क्या है, मुझे 100 रुपये मिला, मैंने कहा जी 5% लॉयल्टी पॉइंट्स है, ओके 5% लॉयल्टी पॉइंट्स है। आज मुझे कैश पूरा 100 मिल गया, लेकिन रेवेन्यू मेरा 100 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से 5 की मैंने लाइबिलिटी कमिट कर ली है, वो लाइबिलिटी हो जाएगी। अब रेवेन्यू में से मैंने 5% कम किया है, तो स्टॉक तो मेरा पूरा जाएगा। जैसे कैश मेरे पास पूरा आया, स्टॉक मेरा पूरा जाएगा। जैसे कैश पूरा आया, स्टॉक भी पूरा जाएगा। वहां पे मैंने लाइबिलिटी कम की है, नीचे में कॉस्ट ऑफ सेल कम कर लूंगा। तो ये मेरी एंट्री होगी इनिशियल, नंबर 1। नंबर 2, अब वो बंदा जिसको हमने 100 रुपए की सेल की, जिसको 5 पॉइंट्स लॉयल्टी के मिले, अब वो 5 रुपए आके हमसे ले सकता है या 5 रुपए की शॉपिंग कर सकता है। ओके, अवेल्ड नॉट अवेल्ड, या तो उसने आके अवेल किया या उसने आके अवेल नहीं किया। पहले हम देख लेते हैं नॉट अवेल्ड, सारा कॉल कर लेते हैं। नॉट अवेल्ड, तो जो मैंने लाइबिलिटी बनाई थी वो खत्म कर दूंगा 5 से, और जो मेरी इनकम कम हुई थी वो बढ़ा दूंगा 5 से, और जो मैंने टेम्परेरी एसेट बनाया था वो खत्म कर दूंगा 4 से, इसको कम किया था इसको बढ़ा दूंगा। दैट्स इट। ये तो सिंपल सा हो गया। जो मैंने उधर चीजें की थी उसको मैं रिवर्स कर दूंगा। मैंने इनकम कम की थी, इनकम बढ़ा दूंगा। मैंने लाइबिलिटी बनाई थी, लाइबिलिटी खत्म कर दूंगा। मैंने टेम्परेरी एसेट बना के कॉस्ट ऑफ सेल को कम किया था, मैं उन दोनों को रिवर्स कर दूंगा। नॉट अवेल्ड में ये 2 काम हो गए, बहुत सिंपल हो गए। प्रॉब्लम ये है, अगर वो आके अवेल करता है फिर क्या करना है? अवेल वो 2 तरीकों से कर सकता है, या वो कैश लेगा या वो आके मजीद चीजें खरीदेगा। या वो कैश लेगा या वो आके मजीद चीजें खरीदेगा। पहला रूल ये ध्यान में रखें, अगर वो आके अवेल करता है, कैश हो या स्टॉक हो, ये दोनों एंट्रीज तो होंगी। क्यों? उसने आके अवेल किए, मेरी लाइबिलिटी खत्म, मेरा रेवेन्यू दोबारा रिस्टोर हो गया, मेरा जो रिकवर राइट टू रिकवर एसेट था वो खत्म हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गया। यानी कि अवेल के केस में जो हमने यहां पे कम किया था वो दोनों रिवर्स हो जाएंगे। यहां पे नॉट अवेल्ड था, रिवर्स हो गए थे, यहां पे अवेल्ड है तब भी रिवर्स हो गया। इसका मतलब ये मैकेनिज्म सिंपल है। यहां से आगे बात नहीं चली, उसने अवेल नहीं किया था, अब यहां पे वो अवेल कर रहा है। पहली बात, वो कैश ले सकता है एक्सपेंस टू बैंक। दूसरी बात है वो चीजें ले सकता है कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, सिंपल। तो पहला सिनेरियो, पहले मतलब शुरू से आते हैं, मैंने 100 रुपए की चीजें खरीदी, कैश मुझे पूरा मिला, मैंने 100 डेबिट कर दिया, उस पर 5% का मैंने लॉयल्टी पॉइंट से दे दिए। इसका मतलब रेवेन्यू में से पूरा रेवेन्यू मेरा बुक नहीं होगा, 5% लाइबिलिटी है। मैं जब रेवेन्यू 5% कम करूंगा, मैं कॉस्ट ऑफ सेल भी 5% कम कर दूंगा। स्टॉक पूरा है, स्टॉक पूरा आउट हुआ है तो स्टॉक पूरा क्रेडिट होगा। उसने अवेल नहीं किया है तो मैंने लाइबिलिटी बनाई थी, मैंने खत्म कर दी, और रेवेन्यू जो कम किया था वो बढ़ा दिया, और जो टेम्परेरी एसेट बनाया था वो खत्म कर दिया, और कॉस्ट ऑफ सेल जो कम किया था बढ़ा दिया। अवेल में भी यही काम है, नॉट अवेल्ड में भी यही काम है। अवेल्ड में एक्स्ट्रा 2 काम है, या तो वो पैसे लेगा या वो स्टॉक लेगा। पैसे लेगा तो एक्सपेंस टू बैंक, स्टॉक लेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। ये हमारा सिनेरियो है
कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर का। ओके, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ सिनेरियो पे। फोर्थ सिनेरियो हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन, अगर यहां पे देखें कॉन्ट्रैक्ट सिंपल एरिया है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना सिंपल एरिया है, दिस इज द टफेस्ट वन। इन चारों में वो खेलेगा। मैंने 100 रुपये की, वही पिछला सिनेरियो कैरी करते हैं, 100 रुपये की मैंने सेल्स की, मैंने उसको 5% एट द स्पॉट डिस्काउंट दे दिया, बात ख़त्म होगी उधर ही। उसने मुझे कैश 5 रुपये कम दिया, मैंने 100 की इनकम बनाई और 5 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। ओके, मतलब ये यहीं पे ही बात ख़त्म हो जाती है। अगर मैं उसे ऑप्शन दे दूं कि यार अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आगे पैसे ले लेना, रिफंड ले लेना, मतलब वो चीज़ें ज़ाहिर आगे वापस करेगा तो उसको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ये रिफंड्स रिटर्न्स की बात है। आज जब मैं सेल कर रहा हूं और मैं उसको ये ऑप्शन दे देता, जैसे मैंने लॉयल्टी पॉइंट में उसे ऑप्शन दे दिया तो मेरी उसी वक्त लायबिलिटी होगी। अब अगर उसे मैं रिफंड या रिटर्न का ऑप्शन दे देता हूं तो आज ही मेरी लायबिलिटी बुक होगी। ये एग्जैक्टली वैसे हो जाएगा। 100 रुपये मैंने कैश लिया, रेवेन्यू रिफंड लायबिलिटी बना ली, और जब रेवेन्यू कम किया उतना मेरा कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो जाएगा। ओके, ये दोनों एंट्रीज जैसे लॉयल्टी पॉइंट में थी ये सेम है। अब अगर वो वापस आता है, अगर वो वापस आता है तो क्या होगा, उसने चीज़ें आगे वापस नहीं की तो जो मैंने रिवर्स किया हुआ था उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। इसका मतलब ये भी सेम है। अगर वो आके चीज़ें रिटर्न करता है, अगर वो आके चीज़ें रिटर्न करता है तो उसके अगेंस्ट वो पैसे लेगा। मेरी लायबिलिटी ख़त्म, मेरा कैश क्रेडिट, नंबर 1। नंबर 2, चीज़ें वापस की, स्टॉक वापस आ गया, राइट टू रिकवर एसआईडीसी के लिए रखा हुआ था। तो अगर आप देखें पिछले सिनेरियो से कंपेयर करें तो ये और ये सेम है, नॉट रिटर्न में भी सेम है, लेकिन यहां पे रिटर्न जब होगा लायबिलिटी खत्म, मुझे पैसे देने। नंबर 1 ये एक चीज डिफरेंट होगी उससे। दूसरी चीज, अब उसने जब चीजें वापस की हैं तो स्टॉक वापस आ गया, स्टॉक डेबिट, और जो मैंने टेम्परेरी एसेट बनाया था वो क्रेडिट। तो इन दोनों में अगर आपने कंपैरिजन करके याद भी रखना है तो दिस वन और नॉट रिटर्न्ड नॉट अवेल्ड ये सेम है। वहां पे अवेल्ड और यहां पे रिटर्न्ड डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमारा ये वेरिएबल कंसिडरेशन का सिनेरियो ट्रांजैक्शन प्राइस का भी कंप्लीट हो जाता है। ये 4 चीजें सबसे मुश्किल हैं जिसको हमने समझना है। अगर हमारी ये चीज़ें चारों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हम इसको आराम से टैकल कर सकते हैं। एलोकेशन, हमने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, उसकी मल्टीपल ट्रांजैक्शन प्राइसेस हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक पैकेज है उसमें 3-4 चीज़ें हैं, ड्यूटीज़ हैं, उस पैकेज की प्राइस को निकालना है कि हर ड्यूटी के लिए कितनी प्राइस एलोकेट होगी। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस ओवर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये बेसिकली अगर उसने हर ड्यूटी की प्राइस अलग दी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास 3 है, 1A B C, 10 20 30,
3 मेरी ड्यूटीज हैं, 3 ड्यूटीज में लेट्स से इस तरीके से 3 मेरे पास ड्यूटीज हैं, तीनों की अलग अलग प्राइस है। ये ड्यूटी डिलीवर होगी तो इसका रेवेन्यू बुक हो जाएगा, ये ड्यूटी डिलीवर होगी तो इसका, ये डिलीवर होगी तो इसका। प्रॉब्लम ये होती है, ये बन गया 50 और 60। मैं कहता हूं कि यार ये मैं तीनों काम करके दूंगा 40 रुपए में। अब यार उसको अलग अलग करने की प्राइसेस तो ये हैं, टोटल बनाते हैं तो 60 बनता है, मैंने उसको ऑफर कर दिया है 40 पे। इसका मतलब अब मुझे हर ड्यूटी की प्राइस निकालनी पड़ेगी जो मैंने कंबाइन करके पैकेज के हिसाब से दे दी है। इसका सिंपल तरीका क्या है, आप अपनी इधर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लिखें, इधर उनकी अपनी प्राइसेस लिखें, ये हो गया टोटल। यहां पे लिख लें पैकेज प्राइस, ये इसमें कितना है 10/60, इसकी परसेंटेज इससे मल्टीप्लाई करनी, यानी कि ये इसकी कितने परसेंट है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10/60 इंटू 40, 6.67। 20/60 इंटू 40, 18.33। 30/60 इंटू 40, 20। अगर इनको टोटल करें तो ये 40 बन जाएगा। इसका मतलब जब मैं इसको अलग अलग काम को करता हूँ तो एक काम जो टास्क ए है उसके 10 लेता हूँ, इसके 20, इसके 30, अलग अलग परफॉर्म करूँ तो मैं 60 लेता हूँ। मैं कस्टमर को अपना बनाने के लिए, कस्टमर को ये चीज़ सेल करने के लिए मैं कहता हूँ कि यार मैं आपको 40 रुपये का दूंगा, तो मुझे हर इसकी प्राइस चाहिए जो ये आ जाएगी। नंबर 1 एलोकेशन का ये रूल है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, यहां पे कोई चीज मिसिंग हो सकती है। इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए आपके पास इन तीनों की स्टैंड अलोन प्राइसेस और पैकेज प्राइस का होना जरूरी। पैकेज प्राइस उसने दी होती है और तीनों में से 2 की उसने प्राइस दी होगी। पहली बात, वो कहता है ए की 10 है, बी की 20 है और टोटल 60 है। तो मैं इक्वेशन कि यार a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60 है और c की गिवन नहीं है, तो हमें पता है इक्वेशन की लेफ्ट राइट करके हम वो निकाल सकते हैं। इसका मतलब इन अप्रोचेस का मैं आपको नाम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे एमसीक्यूज के लिए, थ्योरी के लिए। पहले नंबर पे हमारे पास है ये मैकेनिज्म जो अभी मैंने बता दिया। पहली अप्रोच, एक का नाम है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस और रेजिडुअल। पहली पे आते हैं मार्केट असेसमेंट। अभी मैंने जैसे कहा वो दूसरी थी, ठीक है, 30 की एक है, 40 की एक है और मैंने बंडल बेचा कितने का, अच्छा बंडल की वही प्राइस रखी हुई, ठीक है, 100 का, 120 का टोटल पैकेज है, 120 का टोटल पैकेज है। 120 कैसे आया, दिस मार्केट में ये कितने का है, 45 का। इसमें अगर मैं कोई फीचर ऐड करता हूं तो 50 का हो जाएगा, फीचर कम करता हूं यानी कि एक फीचर 5 का है, तो मार्केट से उसका रेट उठा के इसमें फिट कर देना। इसको कहते हैं मार्केट असेसमेंट अप्रोच। अगर इसमें कुछ प्लस माइनस करते हैं तो उस प्लस माइनस की कॉस्ट भी प्लस माइनस हो जाएगी। आगे तरीका वही चलेगा। दूसरी कौन सी है, कास्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। हम जो मार्कअप मार्जिन का फार्मूला यूज़ करते हैं उससे हमारे पास ये प्राइस आ जाएगी कि यार 100 रुपये कॉस्ट है, इस पर 10% मैंने प्रॉफिट लेना है, तो उसकी सेल प्राइस हो जाएगी 110 रुपये। इस तरीके से हम ये मिसिंग ढूंढ लेंगे, ये आसान होता है। तीसरा रेजिडुअल अप्रोच, जो अभी मैंने ये डिस्कस किया था पहला ये रेजिडुअल है। टोटल उसने दिया हुआ है, 2 की प्राइस दी हुई है, उसमें से मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये गिवन हो तो काम ख़त्म हो जाता है, अगर ये गिवन नहीं है तो मैं इसको ढूंढ लूँगा मार्केट से वैल्यू उठा के, कॉस्ट प्लस या मार्जिन मार्कअप वाला यूज़ करके, या
जो रेजिडुअल वैल्यू है उसको ढूंढ के, ये मेरे पास जब आ जाएगा मैं देखूंगा ये इसका कितने परसेंट है, वो परसेंटेज इस पर मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है, लास्ट स्टेप रेवेन्यू बुक करना। रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। इसमें कुछ ड्यूटीज ऐसी होंगी जो एट द स्पॉट डिलीवर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया दुकान पे, मैंने एसी ख़रीदा, एसी के साथ मुझे पूरे साल का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब एसी फ़ौरन मुझे मिल गया, इसको कहते हैं पॉइंट इन टाइम। पॉइंट इन टाइम। जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये ओवर द टाइम है, इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ओवर टाइम या ओवर टाइम। क्या मतलब है? अब मैं एक दुकान पे गया हूं, मैं कहता हूं मैंने एसी खरीदना, उसके साथ वो साल का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, एसी मुझे फौरन डिलीवर हो जाएगा, ये ऑब्लिगेशन उसी वक्त खत्म, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पूरा साल चलेगा, इसमें हर महीना जिस दिन ख़त्म हो, जब मैंने उसकी प्राइस लेट से 18.33 निकाली हुई है, मैं क्या करूंगा 18.33 माइनस 12, पहला महीना ख़त्म हुआ फिर इसका रेवेन्यू बुक होगा। यानी कि अगर 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 कोई चीज़ एट द स्पॉट डिलीवर होती है, आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आपकी ड्यूटी उसी वक्त ख़त्म होती है, आप उसका उस वक्त रेवेन्यू बुक कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो चीज़ ओवर द टाइम है देन आप जब उस टाइम के हिस्से करें, साल है, महीने महीने का हिस्सा, आप जिस दिन वो टाइम गुजारेंगे उसमें जितना आपका हिस्सा वो रेवेन्यू बुक हो जाएगा। इस तरीके से हम रेवेन्यू की रिकग्निशन करते हैं। इसके साथ हमारी जो रेवेन्यू की मेजर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाती है। पॉज करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब हम देखने लगे हैं एक पास पेपर। बेसिकली क्या होता है रेवेन्यू में, जैसे हमने बात की कि ट्रांजैक्शन प्राइस के वो सिनेरियोज हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस के सिनेरियोज के साथ वो क्या करता है, वो हमसे एलोकेशन पूछता है। पेपर में जब एलोकेशन करवाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम उस एलोकेशन के ऊपर एक बड़ा कंप्रिहेंसिव सवाल, वन ऑफ द लेटेस्ट क्वेश्चन स्प्रिंग 21 का हमारे पास है, कोवेक्सन टेलीकॉम। हम इसकी एलोकेशन को समझते हैं कि इसने एलोकेट कैसे होना है। मैं दूर होऊंगा तो मैं इधर से देखूंगा। अच्छा जी, कंप्यूट द क्वार्टरली रेवेन्यू। हमने रेवेन्यू जो बुक करना है वो क्वार्टर का बुक करना है, 31 मार्च और 30 जून, यानी कि क्वार्टर एंड हो रहा है 31 मार्च पे और 30 जून पे, स्टार्ट कब हुआ 1 जनवरी को। ओके, हमें यह पता चल गया कि हमने क्वार्टरली रेवेन्यू बुक करना है, स्प्रिंग 21 क्वार्टरली रेवेन्यू। ओके, हमारे पास जो स्टार्ट हो रही है गेम 1/1/21 से स्टार्ट हो रही है। वो कहते हैं announced a new promotional package for its customer. Okay, package comprises of a mobile phone, full year unlimited on net calls, 100 minutes per month, package price is 11,550 per quarter. Okay, हमने जो अपना मैकेनिज्म लेकर चलना है, स्टैंड अलोन प्राइसेस, यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा, फिर यहाँ पे पैकेज की प्राइस, यहां पे एलोकेशन हो जाएगी। ओके, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अभी तक उसने बताया पैकेज की प्राइस 11,550, मैं इसको 11,550, आपने कोई भी कैलकुलेशन है इसको आपने ईयरली बेसिस पे ले जाना है। 11,550 इंटू 4, ये हो गया 46,200।
एलोकेशन आपने पहले एनुअल बेसिस पे करनी है, फिर रेवेन्यू जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो, फिर हम उसको तोड़ सकते हैं। ओके, यहां तक उसने ये बताया। उसने हमें एक्टिविटीज क्या बताई हैं? मोबाइल फोन, एक्टिविटीज हैं जी, मोबाइल फोन, ऑन नेट कॉल्स यानी कि सेम नेटवर्क के ऊपर, और अदर नेट के ऊपर। तीन चीज़ें हैं, एक मोबाइल फ़ोन है, ऑन नेट कॉल है, और हमारे पास क्या है, अदर नेटवर्क्स हैं। 1000 मिनट्स पर मंथ, यानी कि उसने ये डिटेल दे दी अदर नेटवर्क की। वो कहता है 1000 मिनट्स, और 12 अगर महीने हो, ये बन गए 12,000 मिनट्स। हमारी पहली ऑब्लिगेशन क्या है कि हमने एक मोबाइल देना है, हमने 12,000 अदर नेटवर्क के मिनट्स देने हैं। अभी ऑन नेट की डिटेल नहीं आई। ओके, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रमोशनल अनाउंसमेंट सीटीएल सोल्ड 1000 पैकेज। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 1 के साथ कैलकुलेट करता हूँ, जो भी आंसर आएंगे उसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमें पता चल गया उसने 1000 यूनिट बेच दिए स्टार्ट के ऊपर ही, फर्स्ट डे ऑफ प्रमोशनल अनाउंसमेंट। बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल विद सिटी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ईच कस्टमर वुड यूटिलाइज्ड 10,000 मिनट्स फॉर अदर नेटवर्क्स। हमने कितनी कैलकुलेशन की है? 12,000। वो कहता है कि यार 12,000 तो हमने बनाए हैं, कैलकुलेशन की है, लेकिन सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला है कि ये 10,000 मिनट्स होंगे। इसका मतलब हम इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने 10,000 का डाटा ना दिया होता तो जो हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन थी, इसने यहीं पे इस्तेमाल होना था। ओके, ये ब्रेकअप है कि हर क्वार्टर में एक्चुअल में कितने मिनट्स यूज़ हुए हैं, इसका हम यूज़ देखेंगे। मोबाइल फ़ोन की प्राइस उसने दे दी जी 34,000, स्टैंड अलोन प्राइस आ गई 34,000। मंथली सब्सक्रिप्शन ऑन नेट कॉल्स इज 500 मंथली, 12 महीने 6,000। अदर नेटवर्क इज चार्ज एट 1.5 पर मिनट, 1.5 पर मिनट 15,000। ये मेरे पास सब की अलग अलग प्राइसेस आ गई। 500 इंटू 12, 1.5, 12,000, और 10,000 में से हमने 10,000 को ओके किया, 15,000, और 34,000 का मोबाइल ये मेरे पास आ गया। 34 और 6 40, 55,000। ओके, हमारे पास पैकेज भी आ गया, हमारे पास क्वार्टरली आंसर भी आ गया। हम एक दफ़ा कंप्यूटर भाई से पूछ लेते हैं क्या यही आंसर्स हैं? 55,000, 46,200। ओके, अब मुझे पता है मैंने करनी है एलोकेशन। 34,000 इसमें कितने परसेंट है, उस परसेंटेज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इनको कर लेते हैं हल। 34,000 डिवाइडेड बाई 55,000 इंटू 46,200, 28,560। देन 6,000 डिवाइडेड बाई 55, 6,000 डिवाइड बाई 55,000
इंटू 46,200, 5,040, देन 15,000 डिवाइडेड बाई 55,000, 46,200, 12,600। हाँ जी, क्या यही आंसर है? 28,560, 5,040 और 12,600, डन हो गया। ओके, अब पहला पॉइंट यहाँ पे उसने जो हमसे पूछना था वो ये पॉइंट था नंबर 1। नंबर 2, रेवेन्यू कैसे बुक होगा। पहला ही क्वार्टर जैसे डेट आएगी 1/1/21, 28,560 इंटू 1000 पैकेज थे। जैसे ही पहला क्वार्टर स्टार्ट हुआ उसने कहा था जी सारे के सारे यूनिट्स बिक गए, चले गए। इसका मतलब जो मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी मोबाइल डिलीवर करने की वो मैंने पहली डेट पे डिलीवर कर दी। इसका जो रेवेन्यू है, जो भी आंसर आएगा, ये पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड हो जाएगा। नंबर 1 एट दिस स्पॉट सारा। नंबर 2, 5,040, ये मेरे पास 4 क्वार्टर का है, ये आ जाएगा ओवर टाइम पे। 5,040 को मैं 4 पे डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा वो बेसिकली 1 क्वार्टर का आंसर है। वो जैसे ही क्वार्टर एंड होगा वो ड्यूटी परफॉर्म होगी, उसका रेवेन्यू बुक हो जाएगा। दूसरा, जैसे इसको मैंने 4 पे डिवाइड किया, 12,600, यहां पे ये जो अभी हम करेंगे ये भी हमारी बड़ी अहम चीज है। क्यों? हमने जो कैलकुलेशन की हुई है 12,600, ये बेसिकली कितने मिनट्स के लिए है? 10,000 मिनट्स के लिए। पहले क्वार्टर में कितने यूज हुए? 2700। अब इनको डायरेक्ट, यानी कि यहां पे जो क्या है एक्चुअल यूजेज कुछ और है। 12,400 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करूं, 12,600 को 4 पे डिवाइड करूं तो ये 2500 मिनट्स की बन जाएगी, क्योंकि टोटल मेरी 10,000 मिनट्स के लिए। अगर इस पर 4 पे डिवाइड कर दो क्वार्टर वाइज आ गया, और क्वार्टर वाइज 10,000 पे अगर उसको मैं डिवाइड करता हूं तो 2500 मिनट्स। यहां पे ये पॉइंट भी था कि भाई आपका पर मंथ था, ठीक है, 4 महीने 3 महीने का क्वार्टर खत्म हुआ, आपने उसकी ओवर टाइम, जैसे क्वार्टर खत्म हुआ वो ऑन नेट कॉल्स की फैसिलिटी गई और आपने उसका रेवेन्यू बुक कर लिया, डिलीवर हो गया वो टास्क। ओके, 12,600 10,000 मिनट्स के लिए, या इसको 4 पे डिवाइड करूं तो एक क्वार्टर के 2500 मिनट्स के लिए क्वार्टर का रेवेन्यू। लेकिन एक्चुअल में कितना आया, एक्चुअल में यूज कितना हुआ, दैट इज 2700। हम एक्चुअल यूज क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उसने कहा है कि 1.5 पर मिनट इसके चार्जेस हैं। तो यहां पे ये वाला पॉइंट बहुत अहम था, ये आराम से आइडेंटिफाई हो जाना था, ये वाला पॉइंट कि यार 12,600 कितने मिनट्स के लिए, ये 10,000 मिनट्स के लिए। या जैसे हम क्वार्टर वाइज चल रहे हैं, क्वार्टर वाइज कर लें। 12,600 को मैं 4 पे डिवाइड करता हूं, 3150, 3150 है, क्वार्टर के मिनट्स हो गए 2500, पर मिनट निकालने के बाद एक्चुअल कंजम्पशन से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहला क्वार्टर जब खत्म होगा, जो इसका आंसर होगा 2500 इंटू 2700, 3402 रुपए पहले क्वार्टर का रेवेन्यू बुक होगा। दूसरे क्वार्टर का 3150 डिवाइडेड बाई 2500, एक्चुअल कंजम्पशन कितनी है? 2000। दूसरे क्वार्टर का होगा 2520। ये भी ओवर टाइम है। क्यों? क्वार्टर खत्म होगा, ये कंजम्पशन होगी, फिर रेवेन्यू बुक होगा। ये 5040 डिवाइडेड बाई 4, 1260 ओवर टाइम है। ये पहले क्वार्टर का है Q1, और यही आ जाएगा 1260 Q2 का।
तो इसमें एक पॉइंट ये था कि मिनट्स कौन से लेने, नंबर 1। नंबर 2 फिर एलोकेशन करनी थी। एलोकेशन करने के बाद ये चूंकि ईयर के आंसर्स हैं, इसको हमने क्वार्टर्स पे करना है। इसको क्वार्टर पे किया, ये आंसर आया। इसको क्वार्टर पे किया, ये आंसर आया। ये चूंकि पर मंथ है रेवेन्यू, जैसे वो 3 महीने खत्म हो गए बुक हो जाएगा। ये 4 क्वार्टर 3150 2500 मिनट्स के लिए एक्चुअल। अगर ये एक्चुअल कंजम्पशन ना होती फिर हम क्या करते, इसको 4 पे डिवाइड करते, क्वार्टर खत्म होता तो इसका रेवेन्यू बुक हो जाता। तो ये बड़ा हमारा खूबसूरत सवाल जिसमें एलोकेशन और रेवेन्यू रिकग्निशन के इन टाइम है, ओवर टाइम है, और ओवर टाइम है तो कैसे होनी है, उसको खूबसूरती से टेस्ट किया गया है। तो ये हमारा आज का रेवेन्यू का टारगेट था।